अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं संजबील आसम आपको अपने चैनल द पिंक होम में खुशामदीद कहती हूँ। दिस इज़ द सेगमेंट ऑफ मेरी कहानी का सेगमेंट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मेरी जो रेगुलर वीडियो होती है वो हो जाती है अच्छी खासी बड़ी, जिसकी वजह से जब मेरी कहानी का सेगमेंट उसमें ऐड किया जाता है तो वो बहुत बड़ी हो जाती है। और अपलोड होने में आपको पता है, जो कल सुबह वीडियो मैंने अपलोड की है वो मैंने परसों रात को लगाई हुई थी और मुझे लगा अब हो जाएगी, लेकिन अपलोड होते होते देर हो गई। तो आज के बाद मेरी कहानी की वीडियो अलग मैं अपलोड किया करूँगी और डेली व्लॉग मैं अलग द पिंक होम का अपलोड करूँगी। लेकिन ये इसी चैनल पे आपको मिलेगा मेरी कहानी के नाम से और द पिंक होम संजबील आसम वो जो व्लॉग्स होता है उसी के नाम से। हाँ जी, तो मेरी कहानी का सेगमेंट है और मेरी कहानी रही थी हमारी वहाँ पे ख़त्म हुई थी जहाँ पे मेरी परवरिश का दौरा चल रहा था। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, सारा कुछ अम्मा बताती रहीं। बचपन से आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे की तरफ बढ़ती रही और जो क्लास 6-7 क्रॉस की तो पता चला कि ये फ़ैशन तो मेरे लिए सूटेबल ही नहीं है, मैं तो कुछ ज़्यादा ही क्लाउन बन जाती हूँ। फिर मैंने बगावत की, मैंने कहा अम्मा अब मैं अपने कपड़े अपनी मर्ज़ी से सिलवाऊँगी। अम्मा ने कहा कि बड़ी तज़ब्ज़ुब के बाद अम्मा ने मुझे इजाज़त दी, चलो ठीक है जो तुम्हारा दिल चाहे तुम अपने हिसाब से बनवाओ। फिर मैंने स्कूल की लड़कियों, स्कूल की टीचर्स जो खूबसूरत कपड़े पहनती थी उनको इमेजिन करके, उस ज़माने में एक ही टीवी था PTV, उसके थ्रू अखबार जहाँ के थ्रू चीज़ें पसंद करके मैंने कपड़े बनाना शुरू किए आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर मुझे मम्मी कभी कभी मिलने के लिए आती थी। मम्मी ने कहा सब कुछ है लेकिन वज़न बहुत ज़्यादा है, मोटापे की वजह से तो कुछ भी इंसान पे अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं सजता। तो मैंने कहा हाँ मम्मी की बात में तो दम है, मम्मी की बात तो बिल्कुल सही है। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता वज़न घटाने की भी कोशिश की। अब वज़न घटाने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत थी, कहीं और आने जाने की इजाज़त थी नहीं। अम्मा की मैं बहुत लाडली थी, तो हमारे वो जो पक्के किले में घर होते थे वो बहुत बड़े बड़े सहन होते थे, हिंदुओं के ज़माने के बने हुए घर थे, पार्टीशन से पहले के, और बहुत फुली टाइल्ड और बड़े खूबसूरत घर होते थे। तो मम्मी ने मुझे मशवरा दिया कि तुम जो है ना सुबह उठ के पोछा लगाया करो सारे घर का, पेट वेट भी अंदर हो जाता है, वज़न भी कम हो जाता है। मैंने अम्मा से रात को कहा कि अम्मा मैं पोछा लगाऊंगी और जो है सुबह आप पोछा मत लगवाइएगा। सुबह मैं उठी 8 बजे, उठी तो देख रही हूँ घर चमाचम चमक रहा है। तो मैंने कहा ये पोछा किसने दिया? तो अम्मा ने कहा कि जन्ना ने कहा कि अम्मा ने कहा कि मेरी बेटी उठ के पोछा देगी, इसलिए तुम सही से पोछा दे दो, वो ये ऐसे ही ऊपर से कर लेगी। मुझे बड़ा गुस्सा है, मैं कहा अम्मा ये क्या बात हो गई, तुम मुझ पे ट्रस्ट तो करो ना, मतलब आप। लेकिन अम्मा के लाडों का ये होता था। फिर अचानक से जन्ना बेचारी को फालिज हो गया, हमारी जो जन्ना थी, और ऑल ऑफ अ सडन मतलब हमारे घर का जो एक मज़ा और एक जो रौनक थी ना वो भी ख़त्म हो गई। फिर हमने हॉस्पिटलाइज्ड, हमारे बाकोका ने कहा कि इसने उम्र हमें दी है तो इलाज भी हम कराएंगे, हम रखेंगे। हम लेकर गए, हमने इसको हॉस्पिटलाइज कराया। तो जन्ना की जो भतीजी है गुल्ला, वो उसकी केयर करनी, जिसको जन्ना ने सारी ज़िंदगी संभाला था, उसकी केयर करने के लिए आके जन्ना के पास रहने लगी। इस तरह से मुझे एक यंग लड़की की दूसरा हट मिल गई और वो मेरा और उसका बहुत अच्छा साथ बन गया। कुछ ऐसा हुआ कि जैसे जैसे क्लास 8 की तरफ मैं जाने लगी तो मेरे फेल होने के भी जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी घट गई, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आने लगा। तो और उसमें मेन पार्ट जो है ना, अच्छा मेरे घर के बिल्कुल बराबर में नौजी बाजी रहती थी, वो हमें ट्यूशन पढ़ाया करती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती थी। और
बहरहाल उन्होंने भी कुछ मेहनत की, शुरू से ही मेहनत करती रही वो, लेकिन उनकी मेहनत इतना रंग नहीं लाई जितना हमारे ख़ानदान की, हमारा जो टिकड़ाई ख़ानदान है उसकी एक एसोसिएशन बनी, जिसे कहते थे टिकड़ाई सादात संगत। उस एसोसिएशन ने बहुत कुछ ख़ानदान के लिए किया, छोटे छोटे फंक्शंस के साथ साथ हेल्प के लिए भी बहुत कुछ किया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ट्यूशन सेंटर्स बनाए। ट्यूशन सेंटर्स में जो हमारे ख़ानदान के पढ़े लिखे काबिल लोग थे वो हमारे टीचर्स थे, और वो उन्होंने 2 सेंटर्स बनाए, एक शाहब सिनेमा में जो नियर बाय जितने भी घर थे ख़ानदान के, वहाँ के बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे, और एक पक्के किले पे बनाया गया क्योंकि ये दोनों शहर के सेंटर थे, और उसमें हमारे सारे ख़ानदान के बच्चे आते थे और पढ़ाते थे, जिसमें कि मैथमेटिक्स चाचा अली नवाज शाह, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वो अब रिटायर्ड हैं, लेकिन वो प्रोफेसर थे स्टैटिस्टिक्स के सिंध यूनिवर्सिटी के। वो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे ख़ानदान के बच्चों को, और हबीबुल्लाह शाह, वो आई डोंट नो उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या थी, तब तो हमें याद था, अब वक्त भी इतना हो गया, वो हमें साइंस, सोशल स्टडीज़ और इस टाइप के सब्जेक्ट्स जो थे वो हमें पढ़ाते, लेकिन मेजर मुझे याद है वो हमें साइंस और सोशल स्टडीज़ पढ़ाया करते थे। और दादा शरफ अली शाह जो अभी भी बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, वो हमें इंग्लिश पढ़ाया करते थे। अच्छा, अब हुआ ये कि हम सब ने ख़ानदान में इज़्ज़त बचाने की खातिर मेहनत की, सारे बच्चों ने, और सबको ये होता था कि पहले तो चलो फेल भी होते थे तो किसी को पता नहीं चलता था, अब अगर हम निकम्मे हो गए तो ख़ानदान में तो बात मशहूर हो जाएगी, और माँ बाप ने हम सबको डाल दिया हुआ था वहाँ पे कि हमारे ख़ानदान के बच्चे हैं और हमारे ख़ानदान के अपने मतलब लड़के हैं जो पढ़ाते हैं। तो भाई हम सब ने अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर जान की बाजी लगा दी, हम सब ने, सब पढ़ते, होमवर्क करते, ये करते, मैं इधर भी पढ़ती, नौजीबा जी के पास भी पढ़ती, इस तरह से मैंने इम्प्रूव करना शुरू किया। क्लास 8th में मैं सारे सब्जेक्ट्स में पास हुई, मैथ्स को छोड़ के। दुनिया में कोई भी मुझे मैथ्स ना पढ़ा सका। और जो मैंने ड्रामा बनाया था प्यार के सदके, उसमें वो जो लड़की जो मैथमेटिक्स पे हैरान होती है, यमुना जैदी का जो कैरेक्टर था, आप यकीन कीजिए जब मुझे कोई कहता था कि हमें मैथ्स सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो मैं उसको इतनी हैरत से देखती थी कि ये इंसान आखिर किस सैयारे की मखलूक है जिसको कि मैथमेटिक्स अच्छी लगती है। खैर जी, हमने इम्प्रूव किया, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में इम्प्रूव किया, बहुत अच्छे नंबर्स आए, ये हुआ। और फिर सबसे अच्छी और खुशी की बात ये कि 9th क्लास में बोर्ड का पेपर था और उसमें सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स थे। मैंने बायोलॉजी लिया हुआ था और बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो थे। बायोलॉजी था, पाकिस्तानी स्टडीज़ था, इस्लामियात था, इंग्लिश था, और एक पता नहीं कौन सा था, लेकिन उसमें मैथ्स नहीं था। तो जी आपकी जंजबील आसम ने उसमें अच्छे नंबर लिए, और उसमें ख़ानदान वालों के जो हमारा ट्यूशन सेंटर्स थे उनकी बहुत 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 ज़्यादा हमारे साथ जो है ना कंट्रीब्यूशन था, हम सबको खड़ा करने में, ख़ानदान के बच्चों को पढ़ाने में। और यूँ इस तरह से हमने 9th पास किया। मैट्रिक में भी हमने फिर अच्छी कार्रवाई की और ज़िंदगी में पहली बार मैं मैथमेटिक्स में पास हुई। बस मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मेरी खुशी का क्या ठिकाना था कि मैं मैथमेटिक्स में पास हुई। और मरा कि चलो मैट्रिक तो किया और अच्छे ग्रेड्स भी आए, और फिर हम कॉलेज में गए। और इस सब के दौरान जो मेरा भाई था भाको का, जो तीसरे नंबर वाला भाई, जो मुझे बहुत प्यार भी करता था, पाला था जिसने, और बड़ा दुलार भी करता था, संभालता भी था, उसका
एक अंदाज था कि वो मुझे बहुत फ्रेजाइल करके पालता था। मतलब मैं किससे दोस्ती रखूँगी ये वो तय करेगा, किससे बात करूँगी ये वो तय करेगा, मैं ज़ोर से हंस रही हूँ इस पे उसे एतराज़ होता था। मैं मतलब मेरे कपड़े टाइट नहीं होने चाहिए, मेरे कपड़े ऐसे नहीं होने चाहिए कि अच्छा हाँ। इस दौरान मैंने थोड़ा थोड़ा करके वेट भी रिड्यूस करना शुरू किया। और इस दौरान सबसे अच्छी बात ये हुई कि बाबा जो थे, बाबा मुझे बहुत प्यार करने लगे थे। उनको जब मैंने कुरान शरीफ ख़त्म किया ना, फिर वो बहुत खुश होते थे मुझसे। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उन पे एक ज़मीन का केस हुआ, तो उन्होंने कहा कि माँ तुम दुआ करना मेरे लिए। बहुत परेशान थे और वो केस जीत के आए। जब वो केस जीत के आए ना मिठाई के साथ, और वो तो उन्होंने मुझे इतना प्यार किया। उन्होंने कहा सब मेरी अम्मा की दुआ से हुआ। आज मेरी अम्मा को मैंने दुआ के लिए कहा था, क्योंकि उससे पहले वो थोड़ा सा रिजर्व होते थे, अब्बा होते थे, बाबा जैसे होते हैं ना वो होते थे। ऐसा नहीं कि खुदा ना खास्ता कभी उनका बिहेवियर मुझसे ख़राब रहा, लेकिन थोड़ा सा वो रिजर्व होते थे सबके साथ जैसा इक्वल। लेकिन मुझ पे खासुल खास प्यार जो बेटियों के जो लाड बाप उठाते हैं ना, वो उस केस के बाद हुआ था। और वो मेरे ख्याल से तब शायद कोई वही 5th 6th क्लास में मैं होंगी, वो एज होगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरे ऐसे लाड उठाए, मैं नाराज़ होती तो परेशान हो जाते, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मैं फरमाइशें करती, हर फसल पे पहले तय कर लेती कि आज मुझे इसमें बाबा ये लेके देना, और बाबा ने तय किया होता था कि अम्मा को लेके देना है। तो ये सिलसिला हमारा बनता रहा। और भाइयों का लाड अपनी जगह, प्यार अपनी जगह, सख्ती अपनी जगह। क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे बोलना है, आवाज़ ऊंची ना हो जाए, ख़ानदान वालों के साथ कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कहीं कहाँ आना है, कहाँ जाना है, हर चीज़ पे मेरे भाकोपा की नज़र होती थी कि कपड़े ज़रा भी टाइट हुए तो तैयार खड़ी भी मुझे कहता था चेंज करो, दूसरे कपड़े पहन के जाओ। कभी कोई नॉवेल नहीं पढ़ने दिया, कभी कोई रिसाला नहीं पढ़ने दिया, इजाज़त ही नहीं थी कुछ भी पढ़ने की। और उसमें मुझे उनके लिए तो जो अच्छी बात होगी सो होगी, लेकिन मुझे बड़ी बोरियत होती थी। मैं क्या करूं, गाने सुनने नहीं देते थे। वीसीआर खरीदा, लेकिन वीसीआर पे इंडियन फिल्में आप नहीं देख सकते। अब एक जिंदगी मतलब इतनी उन्होंने मतलब वो जो अब होता क्या था, स्कूल में लड़कियां फिल्मों की बातें करती, मेरे पास बोलने को कुछ नहीं होता, मैं बड़ी बोगस खुद को महसूस करती। फैशन की बातें करती, फलां कपड़े सिलवा रहे हैं, ये कर रहे हैं। फैशन एक हद तक करने की इजाज़त थी। उस ज़माने में चूड़ीदार पजामे का भी फैशन आया, बड़ी हील्स का भी फैशन आया। ऐसा नहीं था, हर दौर में फैशन ने इंसान को छोड़ा नहीं था, वो भी चल रहा था। लेकिन यह है कि मना होती थी, बाल कटाने की इजाज़त नहीं थी। मेरी कमर से नीचे तो चोटी थी, लंबे बाल होते थे। बाल कटे हुए बालों पे बात होती, हेयर स्टाइल पे बात होती, मैं देखती रहती। भाई ने जूड़ा बैन किया होता, जूड़ा भी हम नहीं बना सकते थे। या बाल खोल लो या चोटी कर लो, बस इससे ज़्यादा की इजाज़त ही नहीं थी। लिप मेकअप करने की इजाज़त नहीं थी, लिपस्टिक लगाने की कोई इजाज़त नहीं थी। अब ऐसे ऐसे बैन थे कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये सारी चीज़ें जो होती थी ना, इनसे मुझे बड़ा घुटन महसूस होती थी। और मैं तब समझा करती थी कि अगर ज़िंदगी में मुझे कभी भी जब भी मेरी औलाद होगी, मैं उन्हें फुल आज़ादी दूंगी कि जो वो पहनना चाहे वो पहने, जो वो करना चाहे वो करें। और मैंने यही किया। मैंने शादी के बाद, एक तो मेरे हस्बैंड खुद भी बहुत लिबरल थे, लेकिन मैंने अपनी बेटियों को कभी नहीं रोका कि आपने क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। और इनको पूरी लिबर्टी मैंने दी, क्योंकि और बस आप बच्चे को में सेंस अगर बेदार कर देते हो कि क्या आपको वो पहनना है जिसमें आप अच्छे भी लगो और वल्गर भी ना लगो, तो वो बच्चे खुद ही उस हिसाब से सोच विचार के बाद कपड़े बना लेंगे। तो बहरहाल, लेकिन मेरे
भाइयों की अब सोचती, अब बड़ा भाई तो बस बड़ा भाई होता है, हमें किसी को चूं करने की इजाज़त नहीं होती थी कि भाई ने कह दिया कि ये पहनना है तो यही पहनना है। क्योंकि मैं अकलौती थी, अब वो हर वक्त चील के, अब उनको ज़ाहिर है इतनी सी उम्र से एक बच्चे को जिस भाई ने पाला, लाड भी बहुत उठाते थे, ये दिलाना है, अगर मैं रो पड़ी तो बस कयामत आ जाएगी कि कोका ने कह दिया कि इसको चाहिए तो चाहिए। अच्छा हाँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं क्लास 6, 7th, 8th की तरफ गई तो मेरे भाई ने मेरा कोका नाम पुकारना छोड़ के जंजबील कहना शुरू कर दिया। इतना सिस्टमेटिकली उन्होंने मेरी तरबियत की ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, करवट करवट जन्नत नसीब करे। इतनी सिस्टमेटिक तरबियत थी कि मेकअप करने की, हल्का मेकअप करने की इजाज़त मेरे ख़याल से फर्स्ट ईयर इंटर में मिली, उससे पहले नहीं दी इजाज़त, मुंह से नहीं दी गई। मैंने गुमनाम सा मेकअप करना शुरू किया, कभी डार्क हो गया तो कहते थे इसको थोड़ा लाइट करो। मैं समझ गई कि मुझे इजाज़त है थोड़ा बहुत मेकअप करने की। तो इस तरह से कभी मारा नहीं, कभी भी नहीं। देखने का अंदाज ऐसा होता था कि रूह कब्ज़ हो जाती थी। उस ज़माने में बच्चों को नज़र से डराने का भी बहुत रवाज था, और जो अच्छे पेरेंट होते थे वो हमेशा अपनी खफकी, अपनी नाराज़गी का इम्प्रेशन छोड़ा करते थे। तो बहुत तरीके से उन्होंने तरबियत की, और इसके दौरान वो मेरे लाड पूरे उठाए जा रहे हैं। मुझे सफाई भी नहीं करनी, मुझसे घर का काम भी कोई नहीं करवाना, क्योंकि मैं शहज़ादी थी। मेरी वो जो मेट थी गुल्ला, उसकी ड्यूटी होती थी कि मैं नहा के जब निकलती थी तो बाल मेरे वो सुलझाया करती थी। स्कूल जाने के लिए बाल मेरे, चोटी मेरी वो बनाया करती थी। मैं शहज़ादियों की तरह सॉक्स पहनाती थी, जूते पहनाती थी। बड़ी मेरी तो बस, मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ कि ऐसी लाडली बेटी कभी किसी ने पाली होगी। ऐसे मुझे अम्मा, बाबा और मेरे तीनों भाइयों ने पाला। नेबर्स हमारे अच्छे थे, बहुत अच्छा फैमिली सिस्टम था। एक दूसरे के घरों में आना जाना, ख्याल रखना, एक दूसरे को चीज़ें भिजवाना, और मतलब अजीज़ रिश्तेदार, फैमिली वैल्यूज़ उस ज़माने में बहुत ज़्यादा होती थी। वाहिद एंटरटेनमेंट जो बच्चों को मैसर होती थी, टीवी के अलावा रिश्तेदार का घर होता था, रिश्तेदार की शादी होता था, रिश्तेदार के किसी बच्चे की बर्थडे होता था। फ्रेंड्स के घर जाने का रवाज मुख्तसर था। अगर फ्रेंड ख़ानदान का है, अपनी बरादरी का है, तो उसे इजाज़त बच्चों को होती थी, अदरवाइज़ नहीं होती थी। हर फ्रेंड के घर आप नहीं जा सकते थे मुंह उठा के। और बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में हम सारे, सिर्फ मेरे घर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो मेरी उम्र के बच्चे थे उनमें से कुछ रिस्ट्रिक्शंस को छोड़ के सबको पालने का, तरबियत करने का अंदाज़ उस ज़माने में यही होता था। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म करती हूँ, और कल फिर मिलेंगे एपिसोड नंबर 6 के साथ। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द पिंक होम।